आज हम अक्षांश और देशांतर की जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी पर अवस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी जगह कहाँ अवस्थित है, इसे हम दो अंकों की सहायता से पिन पॉइंटेड बता सकते हैं, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। अक्षांश वास्तव में गणितीय आधार पर खींची गई कोणीय दूरी होती है और यह कोणीय दूरी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह के केंद्र बिंदु से खींची जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह पर खींची जाने वाली कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। वास्तव में जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो अक्षांश कोई रेखा नहीं होता, बल्कि अक्षांश एक बिंदु होता है। जब उस बिंदु को हम एक सर्किल का रूप दे देते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर होता है, तब उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या लाइन ऑफ लैटिट्यूड की संज्ञा देते हैं। हिंदी में इसे हम अक्षांश रेखा कह सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें तो पूरे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पृथ्वी पर 179 है। कुल अक्षांशों की बात करें जिसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये 181 हैं यदि 1 डिग्री के अंतराल पर इसे खींचा गया हो तो अक्षांश और देशांतर में हम यदि बात करें तो अक्षांशों की कुछ खास विशेषताएं होती है। बेसिकली ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, इसमें सामान्य शब्दों में हम इसे कहें तो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं ये अक्षांश कहलाती हैं, तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ये अक्षांश और देशांतर दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस तरह से यदि हम अक्षांश की बात करें तो यह 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से सपोज ये 30 डिग्री है तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से एक कोण बनाएं तो यहाँ 30 डिग्री पर पृथ्वी के सतह को स्पर्श करेगा। इस स्पर्श बिंदु से ये एक सर्किल पृथ्वी के चारों तरफ काल्पनिक सर्किल खींचा गया, जिसे हम 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे। इसी तरह से यदि हम पृथ्वी के केंद्र बिंदु से भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह पर कोई कोण खींचे और इस कोण का मान 60 डिग्री है, तो ये जो 60 डिग्री का कोण है, इस 60 डिग्री के कोण से जो वृत्त हम बनाएंगे पृथ्वी के चारों तरफ, जो कि इक्वेटर के समानांतर है, तो इसे हम 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो अक्षांश रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भूमध्य रेखा के क्षैतिज सतह से खींची गई कोणीय दूरी को कहते हैं। 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण, ये दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं। ये दोनों ध्रुव 90 डिग्री पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, यह सिर्फ एक बिंदु के रूप में होता है। तो इस तरह से टोटल 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो टोटल अक्षांश एवं अक्षांश वृत्त 181 हुए। यदि सिर्फ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की बात पूछी जाए 1 डिग्री के अंतराल पर, तो अक्षांशों की संख्या 181 -2 यानी कि दोनों पोल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो इनकी संख्या हो गई 179। तो इस तरह से अक्षांश जो हैं वो और अक्षांश रेखा में थोड़ा अंतर है। इस अंतर को हम लोग कुछ और अक्षांश के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहला, ये सभी अक्षांश रेखाएं
ट्रू ईस्ट वेस्ट होती हैं, यानी कि बिल्कुल पूर्व और पश्चिम को मिलाती हैं। दूसरी बात कि यह सभी मेरिडियन को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी समकोण बनाती है। जितने भी अक्षांश हैं वह देशांतर को समकोण पर काटती हैं। सभी पैरेलल्स जो हैं वो इक्वेटर के समानांतर होते हैं तथा इक्वेटर को छोड़ के सभी लघु वृत्त के रूप में होते हैं। और इक्वेटर दीर्घवृत्त क्यों है? क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र बिंदु को, इक्वेटर का जो काट है वह पृथ्वी के केंद्र बिंदु को टच करता है। तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु को काटने वाली कोई भी वृत्त, चाहे वो देशांतर हो या अक्षांश हो, वो दीर्घवृत्त या ग्रेट सर्किल कहलाएगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षांश है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वह पृथ्वी के केंद्र बिंदु को स्पर्श करता है, इसलिए यह ग्रेट सर्किल है। अन्य जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वह पृथ्वी के केंद्र बिंदु को स्पर्श नहीं करता, इसलिए वो ग्रेट सर्किल नहीं है। इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरेलल्स खींचे जा सकते हैं। यदि हम ग्लोब पर पैरेलल्स खींचें तो इन्फिनिट नंबर में खींचे जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी बेहद ही विशालकाय है। और इस विशालकाय पृथ्वी को यदि हम डिग्री, मिनट, सेकेंड और सेकेंड से भी छोटे भागों में विभाजित करके कोण बनाने की कोशिश करें तो अनगिनत कोण बन सकते हैं, और उन कोण के स्पर्श बिंदु पर हम पैरेलल खींच सकते हैं, और इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ पैरेलल्स खींचे जा सकते हैं। टोटल लैटिट्यूड्स की यदि हम बात करें 1 डिग्री इंटरवल पर, तो टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड 181 है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। टोटल लैटिट्यूड्स प्लस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 181 हैं। टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड 179 हैं, क्योंकि दोनों ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ तथा 90 डिग्री साउथ सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स नहीं हैं। तो 1 डिग्री के अंतराल पर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की संख्या 179 है। अब इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन के आधार पर हम पृथ्वी पर कोई भी स्थान को पिन पॉइंटेड बता सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 2 अंकों को बताना होगा। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड को हम लोग डिग्री में बताते हैं। 1 डिग्री को पुनः 60 छोटे भागों में बांटा जाता है, और पुनः 1 मिनट को 60 छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसे सेकेंड्स की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम किसी 1 डिग्री के अंतराल पर यदि सेकेंड्स की बात करें तो 60 × 60 लाइन्स खींच सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम मान लीजिए कि किसी अक्षांश की बात करें कि कोई भी अवस्थिति, यहाँ पर कोई चीज़ अवस्थित है, और ये जो अक्षांश है यह है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये जो देशांतर है इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से विश्व में सिर्फ यही एक पॉइंट है जहां 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। कुछ लैटिट्यूड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन लैटिट्यूड्स को हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। और ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनमें यदि हम लैटिट्यूड्स को खींचेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये देशांतर है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये इक्वेटर हो गया, और बाकी ये सारे के सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो कि 10-10 डिग्री के अंतराल पे उत्तरी गोलार्ध में खींचे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से दक्षिण की तरफ भी 10-10 डिग्री के अंतराल पर ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड खींचे गए हैं। लेकिन इनमें से कुछ देशांतर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा करते रहते हैं, जिसमें पहला है 0 डिग्री या इक्वेटर। ये 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अर्थ को यदि हम एक मोटे तौर पे स्फीयर माने
तो आधा स्फेयर नॉर्थ का हो गया, आधा स्फेयर साउथ का हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर। हेमी मतलब हाफ, हाफ स्फेयर नॉर्थ और हाफ स्फेयर साउथ। यदि हम पृथ्वी ग्लोब को, एक काल्पनिक ग्लोब को ग्रीनविच लाइन के सहारे काट दें तो ये दो पार्ट में बंट जाएगा। पहला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर, दूसरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब इसमें सबसे पहला हमने देखा कि इक्वेटर तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि 20 और 30 के बीच में है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जो दक्षिण में अवस्थित है उसे हम कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सूर्य की सीधी किरणों के आपतन की अधिकतम सीमा की लाइन है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक सूर्य की किरणें साल में कभी न कभी, भले ही एक ही दिन सही, लेकिन सूर्य की किरणें सीधी एंगल बनाएगी, यानी 90 डिग्री का समकोण होगा। दूसरे शब्दों में कहें, यदि हम दोपहर 12 बजे यदि लोकल टाइम हम किसी खास अक्षांश में खड़े हैं और वहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर हैं तो आपका छाया ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो समकोण बना रही हैं, और इस समकोण के आधार पर ही इसीलिए ये दो अक्षांश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कि सूर्य के 90 डिग्री आपतन कोण की अधिकतम लाइन है। इसके आगे पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां सूर्य की किरण कभी भी 90 डिग्री का आपतन कोण बनाए। इसके बाद दो और रेखाएं हैं, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और दूसरा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जिसे हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। ये जो सर्किल है यहाँ जस्ट 60 डिग्री का ये आपको दिख रहा है, इसके ठीक बीच में 66.5 डिग्री जो सर्किल है, ये सर्किल भी अधिकतम सीमा बनाती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएं या जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएं तो दिन और रात की लंबाई में अंतर आता जाता है। इक्वेटर पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात, और इसके बाद दिन और रात के लंबाई में अंतर आता जाएगा। अब ये जो दिन और रात की लंबाई का अंतर है, ये जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो 23.5 डिग्री तक तो हमने देखा कि यहाँ तक सूर्य की किरणें साल में कभी न कभी 90 डिग्री का समकोण बनाती है, और जिस दिन जहाँ पर 90 डिग्री का समकोण बनेगा उस दिन वहाँ दिन और रात की लंबाई बराबर होगी, या आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है, यहाँ दिन और रात अवश्य होगा, भले दिन की लंबाई 22 घंटे हो जाए या 23 घंटे 50 मिनट हो जाए, लेकिन दिन और रात अवश्य होगा। लेकिन 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के उत्तर में और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड के दक्षिण में 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात की शुरुआत होती है, और इसके बाद जैसे जैसे आप उत्तर या जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन और रात की लंबाई का अंतर और भी बढ़ता जाता है, जो कि ध्रुवों के ऊपर जाकर के पूरे 6 महीने का दिन या 6 महीने के रात में परिवर्तित होता है। तो ये दिन और रात की लंबाई में जो अंतर है उसका कारण है पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, और ये जो झुकाव है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से देखेंगे तो 66.5 डिग्री है, यदि वर्टिकल एक्सिस से देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इस प्रकार से डिफरेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं
उसकी हम लोग बात देख रहे हैं, और इसमें हम लोग अब कुछ और तथ्यों को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अक्षांशों के बीच की दूरी। अक्षांशों के बीच की दूरी औसत रूप से 111 किलोमीटर है। यानी कि यदि दो अक्षांश की हम बात करें तो यदि 0 डिग्री हम लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद यदि 1 डिग्री नॉर्थ है तो 1 डिग्री अक्षांश का जो अंतराल है, इस 1 डिग्री का डिस्टेंस 111 किलोमीटर या 69 माइल औसत रूप से होता है। अब ये जो 111 किलोमीटर है, ये क्या पूरे पृथ्वी पर सभी अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर है? इसका उत्तर है नहीं। 111 किलोमीटर तो ये औसत है, या थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे इक्वेटर की यदि हम बात करें तो इक्वेटर पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी जो है वो 110.6 किलोमीटर होता है। ध्रुवों पर ये 111.7 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पर अधिक है और इक्वेटर पर सबसे कम है, और ये डिफरेंस जो है वो तकरीबन 1.1 किलोमीटर का है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी तकरीबन 1% ज़्यादा है। कहाँ से? इक्वेटर की तुलना में। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अर्थ यदि परफेक्ट स्फीयर होता तो कोई भी कोण हम लोग खींचते, उस कोण से सभी जगहों पर अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती। चाहे कोण आप कोई भी खींचे, मान लीजिए यहाँ से हम कोण खींच रहे हैं और उस कोण के आधार पे हम ये सर्कल्स बना रहे हैं, तो सभी के पैरेलल्स के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए थी यदि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर होता। लेकिन अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। यह दोनों ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है और इक्वेटर पर थोड़ा मोटा है, बल्ज है। तो इस कारण से इसको हम लोग ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग इलिप्सॉइड कहते हैं, और या दीर्घ गोलाभ कहते हैं, दीर्घ वृत्ताभ कहते हैं, जो कि दोनों ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है। अब चपटेपन से क्या हुआ? यहाँ चपटा होने के कारण जब हम ये कोण बना रहे हैं तो इस कोण के बीच की दूरी धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है, और इस बढ़ने के कारण यहाँ ध्रुवों के पास, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ की तरफ आप जाते हैं तो दोनों ध्रुवों के चपटेपन के कारण अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। तो औसत दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन इक्वेटर पर यह दूरी जो है वो अलग है और पोल पर यह दूरी अलग है। अब ये डिफरेंस की बात हम करें साइंटिफिकली जानने की कोशिश